तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूप्रीत सिंह। स्वागत करता हूँ आपका शिक्षा जोन में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है उत्तराखंड में नदी अफवाह तंत्र, यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा प्यारा उत्तराखंड हिमालय की गोद में समाया हुआ है। तो हमारे उत्तराखंड में हिमालय की देन ढेर सारी छोटी नदियाँ, गदेरे, नाले। तो गाइज, इन सब को पढ़ना या एक साथ पढ़ना संभव नहीं है, किंतु जो मुख्य मुख्य नदियां हैं, मुख्य गदेरे होंगे, उनका निश्चित रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि हमारे उत्तराखंड में इतनी सारी नदियां हैं, तो इनके अध्ययन को हमने तीन अलग अलग भागों में बांटा है। या हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में नदियों को हमने तीन अलग अलग तंत्रों में बांटा है। जो हमारा पहला नदी तंत्र होगा वो गंगा नदी तंत्र होगा, दूसरा नदी तंत्र यमुना नदी तंत्र होगा, और तीसरा तंत्र काली नदी तंत्र हो जाएगा। तो हम तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहले हम गंगा नदी के तंत्र का अध्ययन करेंगे, उसके बाद यमुना नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे, उसके बाद काली नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। यदि एक ओवरव्यू देखा जाए मैप के माध्यम से, तो हम देखते हैं कि हमारी अलकनंदा नदी, जो कि हमारी बद्रीनाथ से होके देवप्रयाग तक चलती है, और देवप्रयाग में ये हमारी मिल जाती है भागीरथी नदी से। और भागीरथी नदी जो हमारी से चल के देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम करती है, और यहाँ से आगे ये दोनों नदियाँ गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये तो एक हमारा हो गया गंगा नदी तंत्र, जिसमें हमारी अलकनंदा नदी तंत्र, अलकनंदा उपतंत्र कहेंगे हम, और भागीरथी नदी उपतंत्र कहेंगे हम। दूसरा जो नदी तंत्र है हमारा यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र में भी हमारा एक उपतंत्र आ जाएगा, काली सॉरी टोंस नदी तंत्र, जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लगभग 136 किलोमीटर के आसपास टोंस की लंबाई है उत्तराखंड में। और इसके बाद हमारी यमुना नदी की यदि हम लंबाई की बात करें तो 148 किलोमीटर। तीसरा नदी तंत्र की बात करें हम, तो काली नदी तंत्र, जो कि हमारी काला पानी से अब इसमें चाइना और उत्तराखंड के बीच डिस्प्यूट है। क्योंकि चाइना यानी कि तिब्बत यानी कि चाइना जो कहता है कि जहाँ से काली नदी का उद्गम स्थल है, वो चाइना अपने मैप में दर्शाता है और उत्तराखंड अपने मैप में दर्शाता है। तो इसमें अभी इस साइड के बीच, दोनों के बीच डिस्प्यूट है, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच। तो चलो इसके बारे में तो हम किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे। तो अभी हम काली नदी की बात करें, तो काली नदी अपने उद्गम स्थल से पिथौरागढ़ होते हुए चंपावत में प्रवेश करती है, और यहाँ से टनकपुर से बाहर हो जाती है। तो उद्गम स्थल से लेकर टनकपुर तक जो हमारी काली नदी की लंबाई है, वो करीब 252 किलोमीटर है। तो कहा जा सकता है कि काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रकार से हमारी तीन नदी तंत्र अलग अलग हो गए, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र स्वयं में इतना बड़ा नदी तंत्र है कि इसके अध्ययन के लिए, या इसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए, हमें इसे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहला हमारा हो जाएगा अलकनंदा उपतंत्र, और दूसरा हमारा हो जाएगा भागीरथी उपतंत्र। तो आज जो हमने मुख्य रूप से बात करनी है, वो करनी है अलकनंदा उपतंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये मैप थोड़ा जूम दिख रहा होगा, क्योंकि जो हमारा अलकनंदा नदी है, वो हमारे केवल 4 जिलों को प्रभावित करती है, या 4 जिलों को मुख्य रूप से टच करते हुए चलती है। तो इसीलिए मैंने केवल 4 ही जिले ले रखे हैं। पहला हमारा चमोली, जहाँ की मुख्य रूप से अलकनंदा बहती है। दूसरा हमारा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग को छूते हुए हमारी अलकनंदा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा टिहरी, यानी कि जहाँ पे देवप्रयाग स्थित है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा का भागीरथी में संगम हो जाता है। अलकनंदा की
सहायक नदियाँ होंगी उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारा सतोपंथ ग्लेशियर और ये है हमारा भागीरथी खर ग्लेशियर। तो इन दोनों से एक धारा, दोनों से अलग अलग दो धाराएं निकलती हैं जो कि आगे चल के हमारी अलकनंदा नदी को बनाती हैं। तो दोस्तों सतोपंथ और भागीरथी खर्क दो नदी, दो धाराएं आई। ये दो धाराएं हमारी मिलती हैं अलकापुरी बांक में। तो अलकापुरी बांक में मिली जब ये, तो यहाँ से आगे ये अलकनंदा के नाम से जाने जाने लगी। तो जहाँ पे इसका जो अंतिम पॉइंट है वो है हमारा देवप्रयाग। दूसरी बात हम करें, सतोपंथ से यदि हम ग्लेशियर से थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक ताल मिलती है जिसे हम बोलते हैं सतोपंथ ताल। इसकी धार्मिक मान्यता है कि इसके तीन कोनों पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। और सतोपंथ स्वर्गारोहणी की अपनी धार्मिक, थोड़ा जूम करते हैं, ये हो गया हमारा सतोपंथ हिमनद। ये आपको जलधारा दिख रही होगी जो कि आगे चल रही है। और ये हो गई हमारी शतोपंथ लेक। देख रहे होंगे आप इसके तीन कोने हैं, एक, दो और तीन। तो इन तीन कोनों पे ब्रह्मा विष्णु और महेश ने तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। और इस सतोपंथ हिमनद, यहाँ से हमारी धारा निकली, आगे चली और भागीरथी धारा, जल धारा निकली हमारी भागीरथी खर ग्लेशियर से। और एक जल धारा निकली हमारी शतोपंथ हिमनद से। और ये दोस्तों ये है हमारा अलकापुरी बांक। यहाँ पे दोनों मिलकर यहाँ से अलकनंदा नदी का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं केशव प्रयाग पर। केशव प्रयाग में हमारे अलकनंदा से मिलती है सरस्वती नदी, जो कि हमारी कामेट पर्वत से निकलती है। कामेट पर्वत से निकलते हुए सरस्वती नदी हमारे केशव प्रयाग में अलकनंदा के साथ मिल जाती है। अब सरस्वती नदी पे एक मुख्य बात है, इस पे हमारे है भीम पुल, जो कि माणा के समीप है। माणा के समीप बोले या माणा में ही बोले हम इसे, तो माणा में हमारे भीम पुल है। अब ये यहाँ पे हम एक, इसकी अपनी एक कहानी है कि जब पांडवों ने अपना अंतिम समय की यात्रा सतोपंथ स्वर्गारोहणी के लिए शुरू की थी, तो बीच में जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं माणा में, या कहीं हम सरस्वती नदी के पास पहुँचते हैं, तो बीच में सरस्वती नदी, आज भीम सरस्वती नदी पर ये शिला रख देते हैं जिसके ऊपर से पांडव चलकर सरस्वती नदी को पार करते हैं। तो इसीलिए इसे भीम पुल कहा जाता है। यदि मैं बात करूं सतोपंथ स्वर्गारोहणी यात्रा की, तो जो अंतिम पड़ाव सतोपंथ स्वर्गारोहणी में पहुंचे थे वो केवल युधिष्ठिर पहुंच पाए थे, ऐसी मान्यता है। और उनको लेने स्वयं इंद्रदेव का रथ आया था स्वर्ग से धर्मराज युधिष्ठिर को लेने। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा पवित्र धाम, और या कहें तो भारत के चार पवित्र धामों में स्थान रखने वाला बद्रीनाथ। आगे थोड़ा चलें तो यहाँ पे हमारी आई हनुमान चट्टी। तो दोस्तों हनुमान चट्टी की भी अपनी एक कहानी है। फिर वही पांडवों की यात्रा, जब पांडव यात्रा कर रहे थे तो हनुमान जी ने भीम की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे क्या किया कि एक वृद्ध बानर का रूप लिया और अपनी पूंछ को पूरे रास्ते में फैला दिया। जब पांडव रास्ते को पार करना चाह रहे थे तो रास्ते में वृद्ध बानव की पूंछ पड़ी थी। तो भीम हनुमान जी से कहते हैं कि हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ। तो वहीं पे तो हनुमान जी भीम से कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अपनी पूंछ उठाई नहीं जा रही है, तो कृपया आप मतलब मेरी पूंछ को हटा दें। तो जब भीम उसको हटाने का प्रयास करते हैं, हनुमान जी की पूंछ को हटाने का, तो वो उठा ही नहीं पाते हैं हनुमान जी की पूंछ। तब भीम समझ जाते हैं कि ये कोई आम वानर नहीं, ये दिव्य वानर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हनुमान चट्टी की अपनी कहानी है। आगे चलें तो आगे चलते हैं तो आगे हम गोविंद घाट पर पहुंचते हैं। तो गोविंद घाट में गाइस हमारी मिलती है अलकनंदा से लक्ष्मण गंगा। और लक्ष्मण गंगा की सबसे मुख्य सहायक नदी है हमारी पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? पुष्पावती नदी निकलती है हमारी फूलों की घाटी से। विष्णु प्रयाग का स्कंद पुराण में काफी बार जिक्र किया गया है, या विस्तृत रूप से जिक्र किया गया है विष्णु पुराण का। यहीं से हम बद्रीनाथ के तीर्थ का प्रारंभ मानते हैं।
अब यहाँ पे दो पर्वत हैं विष्णुप्रयाग के, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो इन्हें द्वारपाल के रूप में कहा जाता है कि बद्रीनाथ के द्वारपाल हैं। आगे चलें तो दोस्तों हमारे पश्चिमी जो धौली गंगा है, इसकी जो मुख्य सहायक नदी है ऋषि गंगा, ये पश्चिमी धौली गंगा में रेणी नामक जगह पर मिलती है हमारी पश्चिमी धौली गंगा से। और पश्चिमी धौली गंगा हमारे अलकनंदा में में मिलती है। आगे चलें तो आगे की नदी बालखिल्य नदी, जो कि हमारी निकलती है तुंगनाथ से, ये हमारी अलकनंदा में मिलती है। इसका कोई ज़्यादा बड़ा वर्णन नहीं है, तो इससे सीधे आगे चलते हैं। तो हमारा आगे चलते हुए हमारा दूसरा प्रयाग आ जाता है, जो कि है हमारा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा से हमारी नंदाकिनी का संगम होता है। और नंद प्रयाग की अपना महात्मा है कि यहाँ पे राजा नंद ने श्री विष्णु की आराधना की थी। फिर अगला प्रयाग हमारा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में हमारे अलकनंदा के साथ पिंडर का संगम होता है। पिंडर जो कि हमारे पिंडारी ग्लेशियर से होके निकलती है। तो कर्णप्रयाग का महात्मा ये है दोस्तों कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण की अस्थियों को विसर्जित किया था। और यहाँ पे हमारा एक सुंदर सा कर्ण का मंदिर भी है कर्णप्रयाग में। जो अब पिंडर की यदि हम बात करें तो पिंडर में एक मुख्य नदी, जो कि कर्णप्रयाग के ही समीप सिमली नामक स्थान पर पिंडर से मिलती है, आटागाड़। आटागाड़ का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, आदिबद्री। आदिबद्री के जो समीप से होके जो गुजरती है, तो आटागाड़ हमारी पिंडर से मिलती है सिमली नामक स्थान में। तब नेक्स्ट प्रयाग की बात करें तो दोस्तों रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में हम अलकनंदा के साथ मिलती है हमारी मंदाकिनी, जो कि निकलती है चौराबाड़ी से। 2000 आपका 13-14 में जो आपदा आई थी, चौराबाड़ी झील के टूटने से ही वो आपदा आई थी। चौराबाड़ी झील को हम गांधी सरोवर भी कहते हैं। तो गांधी सरोवर से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में हमारी अलकनंदा के साथ मिल जाती है। इसकी एक दो सहायक नदियां हैं मंदाकिनी की। मंदाकिनी की सहायक नदियों की बात करूं तो सोनप्रयाग में इससे सोनगंगा मिलती है। और त्रिवेणी घाट में इससे मिलती है हमारी मधुगंगा। और फिर अलकनंदा आगे बढ़ते हुए हमारी धारी देवी को पार करते हुए श्रीनगर से होके गुजरती है। श्रीनगर में दोस्तों एक डैम बना हुआ है हमारी अलकनंदा नदी पे। फिर श्रीनगर से आगे होते हुए यह अपने अंतिम पड़ाव देवप्रयाग में पहुंच जाती है। देवप्रयाग में इसके साथ मिलती है हमारी भागीरथी नदी, जो कि हमारी गंगोत्री से होते हुए उत्तरकाशी टिहरी को कवर करते हुए देवप्रयाग में हमारी अलकनंदा के साथ नंदा नदी का सफर समाप्त होता है। यहाँ से आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भागीरथी उपतंत्र के बारे में, कि भागीरथी की जो सहायक नदियाँ होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। और गंगा नदी के बारे में, यहाँ से आगे के सफर के बारे में भी हम अगली वीडियो में ही चर्चा करेंगे। और उसमें हम जानेंगे गंगा के महात्मा के बारे, हम गंगा के वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।